Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma and this is the second part of British poetry. आपने कहा British poetry का first part बन गया सर. कई सारे क्वेश्चन कर रहे थे सर second part कब आएगा and now we have the second part from the British poetry. आपने कहा British poetry के second part में हम डिस्कस करेंगे third block से. Third block is a metaphysical block. अब metaphysical block की बात करूँ तो मैं बात करता हूँ जॉन डॉन की, मैं बात करता हूँ हर्वर्ड की एंड आई टॉक अबाउट एंड्रयू माउंट। ये तीन लोगों की बात करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इसको क्लियर करना ज़रूरी है एंड आई मस्ट से दैट आई नीड टू टेल यू दैट दिस इज ऑल अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्री। So I can give the name of this particular session as a metaphysical poets. अब वो तो metaphysical poets हैं क्या, टर्म metaphysical कहाँ से आई, कॉन्सेप्ट क्या थे, कैसे क्लियर करना है। हम बोलते हैं सर बेसिकली एक यूरोपियन पोएट्स थे 17th सेंचुरी के। I repeat, a group of European poets of the 17th century. Those are known as to be the Augustan poets. आप बोलते हो Augustan poets, जिसमें हम बहुत dominant poet बोलते हैं Sir John Dryden and the Samuel Johnsons to reapprove those poets for unnaturalistness. Unnaturalism तो सर कुछ अलग था, इनमें कुछ अलग था जो कि नेचुरल नहीं था. As John Wolfgang von Goethe, I repeat, wrote how the unnatural that too is natural, and the metaphysical poets continue to studies the basic gravity of eternity or the originality. कहीं ना कहीं इसको डिफाइन करते हैं। आप बोलते हो सर मेरे पास कौन कौन से पोइट आते हैं, ऑगस्टन पोइट्स आर द पार्ट ऑफ कैवेरियन पोइट्स आर द पार्ट ऑफ इट। ये सारे के सारे मेटाफिजिकल के अंदर आते हैं। अब बोलते सर अलग अलग चीज़ें मेटाफिजिकल पोइट्स में डिफाइन की जाती हैं। 18 या 19 सेंचुरी की बात करूं तो मेरे पास रोमांटिक पोइट्स आते हैं, विक्टोरियन पोइट्स आते हैं, जिनको मैं अलग से रिवील करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू गिव देम डिफरेंट हेड कि यार आप अलग हेड में देखोगे। आप बात करते हो मेटाफिजिकल पोइट्स की, जिसमें पर्टिकुलर मैं टी.एस. इलियट की बात करता हूँ, तो कहता है इस ग्रुप को एक अलग ही तरीके से देखता है। उसको लगता है एक ऐसा पोइट्स का ग्रुप है जिसमें कैपेसिटी है टू डिव्यूरिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि हर तरह के एक्सपीरियंस को ऐड ऑन कर सकते हैं एंड दे कैन वर्क ऑन ईच एंड एवरी टर्म। अब जब बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स की, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कि भैया मेरे पास फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट अगर कोई है तो जॉन डॉन है। जॉन डॉन इज नॉन द फादर ऑफ ब्रिटिश, नॉट ब्रिटिश, मेटाफिजिकल पोएट्री। अब मेटाफिजिकल में डॉन आता है, डॉन सर 1572 से 1631। हाँ, ये इसका जो बर्थ और डेथ का पीरियड था, आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, दैट इज 1572 टू 1631। बहुत बड़ा फेज नहीं था, छोटी सी एज थी, लेकिन इसमें काफी इन्फ्लुएंस वर्क किया। आप बोलते हैं द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिकल पोएट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिकल पोइट्स के रीजन क्या थे, इसके पर्सनल रिलेशनशिप था ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिए, वो स्पिरिचुअलिटी पे काम करती है। आप बोलते हो इसने कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे काम किया, इसने सेक्सुअल रियलिज्म पे काम किया, इसने बात की ड्रामेटिक मोनोलॉग की, जिसमें डिपार्चर की बात की, ये ट्रेडिशन की बात करता था, वर्स की बात करता था। ही वर्क विद अ सर्टेन कलेक्शन ऑफ सटायर्स, डेफिनेटली सॉन्ग्स आ गए, सोनेट्स आ गए, जहाँ रिलीजियस ऑपरेशन की बात करता है, कहीं ना कहीं होली सोनेट्स की बात करता है। जब मैं जॉन डॉन की बात करता हूँ तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। आप बोलते जॉन डॉन ने काफ़ी चीज़ें शॉर्ट रियलाइज की आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ बाई गिविंग अ चाइल्ड। ऑनेस्टली चाइल्ड बर्थ के टाइम उसकी वाइफ जो एक्सपायर हुई, तो उसने उस टाइम पे काफ़ी सारी पॉइंट्स को रिलीज किया। आपको इसके इंटेंसिटी को समझना है तो हमें डॉन के कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि होली सोनेट लिखता है, अगर एग्जांपलीफाई करूं सोनेट नंबर 10, दैट नॉट टू बी प्राउड। आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री जो आपको ऑन टिप पहुंची है, दैट नॉट टू बी प्राउड। या आप बोलते हो बेटर माई हार्ट, दैट इज something very very important. Better my heart, 3% God, and the sonnet 13, since she whom I loved had paid her last debt. ये कुछ वर्क्स हैं जो आपको ऑन टिप पहुंची स्पेसिफिकली फॉर जॉन डॉन। तो आपने कहा डॉन को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हर चीज़ ऑन टिप पानी चाहिए एंड वी गाइस नीड टू क्लियर। तो खाली जॉन डॉन के इंट्रोडक्शन सर, मेरे पास तो बाकी पोएट भी हैं, यस आई हैव द हर्बर्ट, आई हैव द अदर पीपल, उनको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ना। अभी तो फिलहाल हमने बिगिनिंग की, जस्ट बिगिन थ्रू। तो मैंने कहा जब आप पोएट्स को पढ़ना शुरू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द पोएट्स, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑन टिप पहुंची। जैसे कि अब खाली इस क्लास को ना आप एमए इंग्लिश के स्टूडेंट मत लेके चलना, इस क्लास को आप लेके चलेंगे इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट, इस क्लास को लेके चलेंगे एमए एंट्रेंस वाले स्टूडेंट, इस क्लास को लेके नेट जेआरएफ के स्टूडेंट, क्योंकि क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट वाली। अब आपने कहा काफ़ी सारी चीज़ें जिनको क्लियर करना है, काफ़ी सारी चीज़ें को समझना है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। हाँ, समझना जरूरी है। तो पहले टर्म क्लियर करते हैं किसकी,
मेटाफिजिकल टर्म क्लियर करते हैं। इसको देने वाला कौन था, इसको जो टर्म का नाम देने वाला बंदा था सैमुअल जॉनसन। यू हर्ड दिस नेम, सीरियसली आपने नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही कॉइन पोइट था, क्रिटिक बोलते हैं सैमुअल जॉनसन को, जिसने डिस्क्राइब किया मेटाफिजिक्स को एज अ लूज ग्रुप ऑफ इंग्लिश लिरिकल पोइट्स। आई रिपीट, अ लूज ग्रुप ऑफ इंग्लिश लिटरिक, आपने कहा इंग्लिश लिरिक जो थी ना उसके पोइट्स को डिफाइन किया ऑफ द 17th सेंचुरी, जिसको उसने नाम दिया मेटाफिजिकल पोइट्स। अभी मेटाफिजिकल पोइट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या है, वो चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। से कहीं ना कहीं यूज करते हैं कंसीट का, डेफिनेटली गेस का, स्पेकुलेशंस का, टॉपिक्स सच एज लव, रिलीजन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मेटाफिजिकल में आती हैं, सारी की सारी। मतलब फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट वी गाइस नीड टू क्लियर कि यार ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, व्हाई वी गाइस नीड टू क्लियर ईच एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट। जंप टू नेक्स्ट पॉइंट। कहता है दीज पर्सन वर फॉर्मली एफिलिएटेड, मोस्ट ऑफ देम नॉट टू ईच अदर वर्क। किसी को किसी के काम के बारे में नहीं पता, मतलब सारे के सारे अगर वो लोग फॉर्मली सेट आउट नहीं है, एफिलेटेड नहीं किसी एक जगह से, किसी को दूसरे काम के बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ मेटाफिजिकल पोइट जो है इनकी एक चीज़ जो सबसे अलग है, ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है। यस, दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड विटी। जरूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट होना और विटी होना कहीं ना कहीं काम करता है। ये डीपली रिलीजियस भी है, कहीं ना कहीं आयरॉनिकल काम भी करते हैं, कहीं ना कहीं पोइट्री को अलग कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। ये पॉइंट्स क्लासीफाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज को, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को। They all are highly intellectualized. Yes, they are all are highly intellectualized, use things imaginary and contain complicated thoughts. कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स को भी कंटेन करते हैं। तो आपने कहा यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या, और हमारे लिए कितना ईजी रहेगा इसको समझना। मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड मेटाफिजिकल, इसका मीनिंग समझते हैं। यस वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द ओरिजिन ऑफ वर्ड मेटाफिजिकल। चलो समझते हैं इसको, इसको हमारे लिए ईजी हो जाएगा। द वर्ड मेटा, आई रिपीट, वर्ड जो था मेटा, मेटा का मीनिंग होता है आफ्टर। अब इसको अच्छे से समझना है, मेटा का मतलब था आफ्टर। किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले हमें समझना होगा उसका मीनिंग क्या है, दैट्स द मेटा, दैट्स द आफ्टर। अब तो मेटाफिजिकल डील करता है कुछ क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेन नहीं किए गए साइंस ने भी, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको साइंस ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। क्या ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेचर को रियलिटी से फिलोसफिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चंस दैट एक्सप्लेन द नेचर इन अ फिलोसफिकल वे, जैसा मेटाफिजिकल कवर करती है ब्रॉड रेंज ऑफ थिंग्स, जैसे ब्रॉड रेंज में मेरे पास कहते हैं कई चीज़ों की फिलोसफी, उनकी एक्सप्लेनेशन जो कि साइंस और मैथ्स में नहीं मिलती। अब जब भी आप बात करते हो मेटाफिजिकल की, तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टिप होनी चाहिए। Yes, you guys need to clear the certain characteristics. सबसे पहला थीम्स, ये जो सबसे पहली चीज़ है वो थीम्स है जिस पे आपको काम करना है। आपके तो थीम्स में मेटाफिजिकल पोइट्री इज अ स्पिरिचुअल एंड हैज ऑफन रिलीजियस थीम। ये स्पिरिचुअल भी है, उसमें कई रिलीजियस थीम्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि रिलीजियस थीम कैसे होती है, इस पर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस जो मेटाफिजिकल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेटाफर को यूज़ करते हैं। यस, मेटाफर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और कहीं ना कहीं हमें क्लियर करना है कि मेटाफर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करता है। एक एक पॉइंट हमें आज पन्स पे काम करना है। यस, यू गाइस नीड टू क्लियर पन्स। सब पहला हो गया मेटाफर, दूसरा हो गया पन्स, तीसरा हो गया पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मीटर को कैसे क्रिएट करते हैं, ड्रामा और टेंशन क्या है, इस पर काम करेंगे। सीरियसली काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। जब हम यूज़ करते हो मेटाफिजिकली, आप साइंटिफिकली यूज़ करते हो, मेडिकली यूज़ करते हो, लीगल वर्ड्स का यूज़ करते हो, इसमें कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट विद फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यस, आर्ग्यूमेंट्स विद द फिलोसफिकल स्टोरीज ऑफ रीडर, जिसपे चीज़ों को अलग अलग हाईलाइट करूँगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, वो सारी चीज़ें आती। तो ये तो हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस जो हमने यूज़ की। फिर आते हैं हम पोइट्स के ऊपर। पोइट्स सर कहीं ना कहीं मेटाफिजिकल पोइट्स मैन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल होते हैं। Yes, these people are men of high intellectual. Why they are not men of high intellectual? ये चीज़ों को क्लियर करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और हमारे लिए ईजी होता है कि हम चीज़ों को समझ पाते हैं। They all were graduated from Oxford University. इसको प्लीज़ दिमाग में रखना, ये आपको बहुत काम करने वाली। They all were graduated from Oxford University, इसका वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब कहीं बोलते सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अलग है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक ही चीज़ है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और दे स्टडी टू वन ऑफ द इंस ऑफ कोर्ट इन अ सिटी ऑफ लंडन। हाँ, कहीं ना कहीं इंस ऑफ कोर्ट में काम करते हैं, सो द सिटी ऑफ लंडन।
With the help of the vast knowledge, they presented a new ideas and stories, the stories of their own readers. वो अपने ही रीडर्स की स्टोरीज को डिफाइन करते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये तो पहला पॉइंट होता है जिसमें पोइट सर अनक्लियर, जिसका अनक्लैरिटी। कहीं भी मेटाफिजिकल पोइट्री में आपको हाईली एम्बिशियस या ऑब्सक्यूर ड्यू ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं कर पाएगा। ये पोइट्री कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, जहां हर रीडर अपने आप को अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रहा है। इट नीड्स ऑल द कॉन्सेंट्रेशन एंड फुल अटेंशन टू गेटिंग द रूट्स ऑफ द मैटर। वो चीज़ों समझने की कोशिश करेगा। दे आर ट्राइंग टू ग्रैब द थिंग्स की चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, करने का तरीका क्या होगा, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड मेटाफिजिकल पोइट्री। तो जब आप करेक्टरिस्टिक्स लिखते हो तो पहले आप वर्ड्स को बताते हो, आप अनक्लैरिटी की बात करते हो। थर्ड पॉइंट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट पॉइंट्स। यस, दीज पॉइंट्स आर वेरी शॉर्ट। तो शॉर्ट पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट पॉइंट्स क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं, इनको काम करना कैसा जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दीज शॉर्ट पॉइंट्स। के मेटाफिजिकल कहीं ना कहीं कंसीडर किए थे ब्रीफ और कॉन्साइंस के लिए। दीज आर ब्रीफ फॉर्म्स, जिसको कॉन्सेंट में छोटे वर्ड्स में बड़े मीनिंग दे देना, उसको बोलते हैं क्या, मेटाफिजिकल पोएट्री। कहीं ना कहीं वर्ड को एडजस्ट करते हैं विद द लाइन द ब्रिक इन अ वॉल वेयर वी गाइस गोइंग टू क्लियर द मैसेज थ्रू द ऑथर। ऑथर क्लियर करता है वो क्या क्या रहा है, व्हाट देयर इज नो वेस्टेज वर्ड। यस, वो कहीं वर्ड्स को वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता। इट विल बी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसको पता है कि मुझे क्या सर्व करना है, तो उसी पे काम करता है। मतलब उसे बाकी चीज़ों पे ध्यान देना ही नहीं है। ही वॉज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द थिंग दैट हाउ आई एम गोइंग टू सर्व दिस। आपको तो देयर इज अ सेइंग इन पोएट्री, एवरी पॉम हैव समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप बोलते हो सर काफ़ी चीज़ें हैं सेइंग इन पोएट्री, मेरे पास काफ़ी कुछ है, तो उसका कैसे लिखूँगा। जो मेटाफिजिकल पोएट्री होती है ना, कहीं ना कहीं कलेक्शन ऑफ मैक्सिम सेइंग होती है। कलेक्शन ऑफ मैक्सिम सेइंग से इसका मीनिंग थोड़ा पूरा क्लियर करो, थोड़ा पूरा क्लियर करेंगे कहीं ना कोई मैसेज कन्वर्ट किया है। आप कहते हो हर मेटाफिजिकल पोएट्री अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। टू इज कॉल्ड मिस्ट्रेस, सो वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री बाय एंड्रू मार्वल। आपने कहा उसको पूरा क्लियर किया, रिडेम्पशन। सो दिस इज नाउ द नेक्स्ट लेवल पोएट्री। आपने सर आपने रिडेम्पशन की बात की, द पुली की बात करता हूँ, द पुली दैट इज हर्बर्ट पोएट्री। आप टॉकिंग ऑफ सर द गार्डन, आई रिपीट, द सन राइजिंग, or I can say the free. These are poetry that tell you about lots of things about a poetry. तो ये सारी क्या बनाना चाहिए। फिर आता है मेटाफिजिकल कॉन्सीट। मेटाफिजिकल कॉन्सीट से कॉन्सीट क्या है, पोएट्री में कॉन्सीट का बेसिक मीनिंग होता है, इट इज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। यस, दिस इज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कंसीट की बात करते हैं, हम कंपेरिजन की बात करते हैं, कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। Yes, comparison between two dissimilar things which may have a little in common, जिनमें थोड़ा सा कॉमन होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉमन। जैसे अब्राहम कॉलिन की बात करूँ, उसकी पोएट्री है द मिस्ट्रेस, कंपेयर टू लव लेडीज टू हैव टू ट्रैवल इन द वेरियस कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। जो अलग अलग कंट्रीज में जाता है, क्लियर करता है। सर ये तो कैवेरियन पोएट है, ये तो मेटाफिजिकल में नहीं आता, हमें इसको पढ़ना है। मैंने बोला कैवेरियन आर द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ऑगस्टन टू आर द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो भूल मत जाना यार, ये सारे के सारे मेटाफिजिकल में आते हैं। हाँ, ये बात हो रहा है कि अगर आप एम इंग्लिश करो, इग्नोर से करो, तो वहाँ पे ये आपके कोर्स में नहीं आएगा, दैट्स श्योर। लेकिन बाकी जगह पे हमें आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज विट। सर विट को क्लियर करना जरूरी है। शुड वी गो फॉर ओरिजिनलिटी फर्स्ट रेदर देन विट। दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर पहले ओरिजिनलिटी पे डिस्कस कर लेते हैं, कि जब मेटाफिजिकल बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी की। हाँ, कहीं ना कहीं ओरिजिनल है, कहीं भी ये कॉपी पेस्ट नहीं है। आप बोलते कई पोएट होते हैं जो दूसरों को कॉपी लेते हैं और फिर उसको करते हैं, नहीं, मेटाफिजिकल पोएट्री बिल्कुल यूनिक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है आइडिया और थॉट्स पे। दे आर वेरी ओरिजिनल इन देयर आइडियाज एंड देयर थॉट्स दैट डिडंट लुक फॉलो द पाथ ऑफ द कंटेम्प्रेरी पोएट्स। वो कंटेम्प्रेरी पोएट्स को फॉलो नहीं करते, उनके दिमाग में है भी नहीं। They stood against their contemporaries, followed the way of the writing poetry. उनको पता कि हमें पोएट्री कैसे लिखनी है, लिखने का तरीका क्या होगा, चीज़ों कैसे क्लियर करेंगे। यस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, कि कैसे कर सकते हैं, मैक्सिम करने का तरीका क्या होगा, एंड व्हाट बी द बेस्ट वे टू कवर अप। चलो यार नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज विट। विट को क्लियर करना जरूरी है। विट क्या होता है, जब किसी फीचर की बात करता हूँ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा थॉट प्रोसेस होता है, किसी आइडिया को लेकर चलता है, किसी थॉट को ले सकता है, किसी चीज़ को हाईलाइट करता है टेक्निकली, या वर्ड्स को वेरियस फिगर्स में कैसे हाईलाइट किया जाएगा, कैसे पोर्ट्रेट करोगे, उसको हम विट बोलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, प्लेटोनिक लव। हाँ, ये यहाँ पे है।
मेटाफिजिकल में प्लेटोनिक लव तो आएगा कहीं ना कहीं हमें क्लियर भी होना चाहिए। प्लेटोनिक लव की बात करता हूँ, फ्यूचर मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करता हूँ, मैं प्लेटोनिक लव को स्पिरिचुअल लव से जोड़ता हूँ। यस, इट इज फ्री फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ फिजिकल लव। एक ऐसा प्यार जिसमें फिजिकल कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ फिजिकल कुछ नहीं होगा हम प्लेटोनिक लव की बात करते हैं। तो समझ करना आपको, अगर मेटाफिजिकल पोएट्री को कहीं ना कहीं एक पैसिव को डिफाइन करता है, एक्टिव नहीं पैसिव को डिफाइन करता है। इट्स यूज ऑफ पैराडॉक्स, इमेजिनरी, कंसीट एंड विट एंड मीन टू बी अवेकन द रीडर। वो अपने रीडर्स को अवेक करना चाहता है। मेटाफिजिकल पोएट्री कहीं ना कहीं आस्क करते हैं फिलोसफिकल क्वेश्चन अबाउट रिलीजन, फेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग विद इट। इन सबके साथ अपने आप को लेके चलना, इनके हाईलाइट्स को क्लियर करना, ये है मेटाफिजिकल पोएट्री के वो नॉर्म जो आप लोगों को ऑन टिप पहुंची। आई होप यू गेट द पॉइंट क्लियर। चलो यार आगे चलते हैं, काफ़ी चीज़ें और समझनी जरूरी है हमारे पास। जैसे कि अब आते हैं हम किससे सर, हम आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो हमें ऑन टिप पहुंची। वन ऑफ द बेस्ट पोएट्रीज फ्रॉम मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल की बेस्ट पोएट्री कौन सी है सर? सबसे पहले बात करते हैं जॉन डॉन की। डॉन की सबसे पहली पोएट्री द फ्ली जो पेपर में कंफर्म आती है। आपने कहा सर मुझे इसकी कुछ लाइंस पता होनी चाहिए, आई नीड टू नो द सम इम्पॉर्टेंट लाइंस जो आर्टिस्ट में यूज होती हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि आर्टिस्ट में यूज होती है। टेक एन एग्जाम्पल, इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू, देन लर्न हाउ फॉल्स फियर बी। Yes, it's true. Then learn how false fears be. Just so much honor. ये just so much honor. ये much honor क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या, कैसे क्लियर करता है? When though it's at me. I repeat. When though it's to me, not at me, to me. Will waste at the flea that took life from thee. Will waste at the fleas that fleas. That is not very. The fleas that took life from thee. तो उसने लाइफ तो वहाँ से ली ना यार, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है क्या है, कैसे क्लियर, क्या करने का तरीका क्या था, फॉलोअप क्या थी, वो सारे आपको ऑन टिप पहुँचे। और जब आपको ये सारे के सारे ऑन टिप होते हैं, आप चीज़ों को बड़े आराम से समझ लेते हो, आपको पता है क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा। दैट फ्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पोएट्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। आई होप यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस। जान नेक्स्ट वन, टिकनम गार्डन। व्हाट इज टिकनम गार्डन? क्या है टिकनम गार्डन, क्या करते हैं, करने का तरीका क्या है, बेसिक फॉलोअप क्या होंगे, चीज़ों कैसे क्लियर कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्रीज हैं जो हमें आनी चाहिए। आप तो टिकनम गार्डन को हम सिर्फ 2-3 पैराग्राफ्स में डिफाइन करें तो ज़्यादा ईजी होगा, हम चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। अगेन सर मेरे पास इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी जो मुझे आनी चाहिए। आई नीड टू नो कि यार ये तो मेरे को बाय हार्ट याद होना चाहिए कि पेपर में सर ये आती हैं, अगर ये पेपर में आएंगी तो मैं कैसे करूँगा? येस बिल्कुल आएंगी, तो लिख लो दिमाग में। अगर आप लिख रहे हो तो कहता बट ओ सेल्फ ट्रेटर आई डू ब्रिंग। ये लाइन पेपर में आती है बहुत बार, एक नहीं कई बार आई है। कह रहा बट ओ सेल्फ ट्रेटर आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव विथ ट्रांसमेटर्स ऑल एंड कैन कन्वे माना टू गॉड एंड कैन कन्वर्ट माना टू गॉड। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन्स फॉर आर्टिस्ट फ्रॉम दिस टिकमन गार्डन। तो आई होप आप लोगों को याद रहेगी और आप उसको क्लियर भी कर लोगे। तो आई होप यू हैव सीन द वीडियो। कई लोग तो बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मेरे चैनल पे आएंगे, तो अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करो तो गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे वीडियोज़ को। नेक्स्ट वन, द गुड मॉरो, अगेन बाय सॉरी जॉन डॉन। गुड मॉरो को क्लियर करना है। गुड मॉरो की तो 2 लाइन्स मुझे बहुत पसंद है, आई सी आई लव दैट लाइन्स। आप बोलते उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पर मैं समझ नहीं पाता। नाउ आई टेल यू दैट लाइन्स हियर एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वर्किंग सोल्स। Yes, now good morrow to our waking souls, which watch not one another out of fear, which watch not one another out of fear, for love all of the other sides control. Yes, for all the love, I repeat, for love all of the other sides control. These are the lines taken from the work of John Donne from the Metaphysical Poetry. This is the reference. Now context. Here the poet is talking about the life of the people and how they're going to love to their beloveds. उसको कैसे क्लियर करता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हाईलाइट करता है, उनको डिफाइन किया। यस इट डू टॉक अबाउट दैट। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना हमारे इंपॉर्टेंट है, हम कैसे करेंगे वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन वी हैव द मास्टरपीस फ्रॉम जॉन डॉन, द एक्टेसी। ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, क्योंकि ये पक्का 100% पेपर में आएगी इस बार।
तो अगर आपने एक्ट्रेसी नहीं की तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई इसको ज़रूर कर लेना, आपको हेल्प करेगी चीज़ों को समझाने में, चीज़ों को क्लियर करने में। आपने कहा एक लाइन थी इसके अंदर जो बार बार आ रही थी पेपर में, एंड आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। सर ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था क्योंकि ये पोइट्री एज कम्पेयर टू अदर पोइट्री थोड़ी सी बड़ी है। यस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इस लाइन को मुझे ऑन टिप कर लेना था क्योंकि ये पूछी गई थी लास्ट टाइम जब मैंने पेपर देखा था। ऑन मैन्स हैव एन इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो। Yes, line, if I'm not wrong, that on man's heaven's influence was not so, but the first imprints the air. But first imprints the air that so soul and soul may flow. Yes, this is something very important. तो मुझे इसको क्लियर करना है, मेरे लिए काम भी करेगी। सो दिस इज द पॉइंट दैट टेल्स द मेटाफिजिकल लव ऑफ डॉन, प्लेटोनिक लव। यस फिजिकल नहीं था वहाँ, लेकिन हाँ उसने प्लेटोनिक लव में उस लव को डील किया, उसने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, वो हमें आना चाहिए। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास द कैननाइजेशन। सर कैननाइजेशन को समझने के लिए मेरे को क्या क्या आना चाहिए? कैननाइजेशन कहीं ना कहीं एक सुप्रीमेसी दिखाता है मेल की फीमेल के ऊपर। बिल्कुल अगर आप पोइट्री को पढ़ोगे वो उसके इंटरनल मीनिंग को समझोगे बार बार आता है। इसकी एक लाइन थी जो लास्ट पैराग्राफ, अगर आपको याद हो लास्ट पैराग्राफ मुझे अच्छे याद है, कहता है दे डिड, यस आई रिपीट, that they did all to you optimize countries, towns, schools, back from above, a pattern of your love, a pattern of your love. I hope this is the exact line that I read, या मैंने जिसको एक्सप्लेन भी किया अपने नोट्स के अंदर, ये एक्सप्लेन भी किया मैंने, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, चीज़ों को क्लियर करेगी। ये कहीं ना कहीं रिथोरिक लव को डिफाइन करता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्लेन करता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ना वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, पेपर में कंफर्म आना है, इस बार चेक कर लेना। अब वैलिडेशन फॉरबिडन मॉर्निंग, तो आपने कहा सर इसकी लाइन तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज रिचुअल्स मैन पास माइल्डली अवे द विस्पर टू द सोल्स टू गो विद सम ऑफ द सैड फ्रेंड्स टू से व्हाट नाउ हिज ब्रेथ गोज एंड सम से नो। शुड आई रिपीट दिस लाइंस? हाँ हेल्प करेंगे आपको। कहता है as virtuous men pass madly away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say, now his breath goes, and some says no. तो यार बदलना है, कोई भी बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, बदलने का तरीका क्या होगा, चीज़ें हमें ऑन टिप होनी चाहिए। Then the next one, A Nectar upon Saint Lucy Day, A Nectar upon Saint Lucy Day। सर ये वो पोइट्री है जो पेपर में बार बार आती है और हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसमें 3 लाइन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेट मी प्रिपेयर टूवर्ड्स हर, यस लेट मी प्रिपेयर टूवर्ड्स हर एंड लेट मी कॉल दिस आवर ऑफ एग्जाइल एंड हर ईयर सेंस द बोथ द ईयर्स एंड द डेज कीप मिडनाइट डेज। दिस इज द पोएट्री दैट वी गाइस नीड टू क्लियर। फिर एक पोएट्री आती है जो मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द क्लास मेंशन की थी। इन द बिगिनिंग क्लास मैंने मेंशन की थी, बेटर माय हार्ट 3% गॉड, यस बेटर माई हार्ट 3% गॉड। सर ये वो पोइट्री जिसको क्लियर करना था जब ये आदमी ना अपनी स्टेज पे आता है जहाँ उसको लगता है लाइफ ठीक नहीं है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब मुझे भगवान पे ही जाना पड़ेगा, भगवान ही हेल्प करेगा, तो वहाँ ये डिफाइन करता था। इसकी वो लाइन जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए, दैट इज द लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नॉट एन एंड। Yes, I repeat, labor to admit you, but oh to no end. Reason you, viceroy in me should defend. Yes, me should defend. तो इसको क्लियर करना है। फिर बाद में बोलना सर ने बताया नहीं, सर को कहा था कि सर आप मेटाफिजिकल बता दो। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रिटिश पोएट्री, लगातार चलेगा पार्ट, उसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट वन, हम टू गॉड माई गॉड इन सिकनेस, यस हम टू गॉड माई गॉड इन सिकनेस। लास्ट की 4 लाइन्स प्लीज, लास्ट की 4 लाइन्स को घोट के बीच पेपर में, फिर बाद में बोलना सर आपने बताया नहीं था। along with the first 4 lines, along with the first 4 or 5 lines, 5 लाइन से पैराग्राफ है इसमें। पहले फर्स्ट की बोलते हो आप सबको याद होगी, since I am coming to you the holy room, since I am coming to that holy room where with the thigh course of saints anymore, I shall be made thigh music as I come. I tune the instruments here at the door, and what I must do then, think here before। तो मुझे सोचना पड़ेगा, yes I need to think before coming to this. So this is a small effort from my side, all of you to clear metaphysical poetry। ये तो सर जॉन डॉन की पोएट्री हुई। So what about Herbert and Andrew Mauer? You're going to get that video most probably by tomorrow। कल वीडियो मिलेगी जिसको पार्ट नंबर 3 का आ जाएगा।
तो पार्ट नंबर 1 पहले कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा, डू वॉच दैट पार्ट 1. This is a part 2 and those who want to join ऑनलाइन सेशन या लाइव डिस्कशन होगी मेरी आप लोगों के साथ, डू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल. टिल देन कीप वॉचिंग गाइस.